नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का यह सेट 50 है। इससे पहले हम लोग सेट 49 पढ़ चुके हैं। ठीक, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। प्रत्येक सेट एमसीक्यू टाइप का होता है, जिसमें कि टॉप 20 क्वेश्चन होता है, जो कि एग्जाम बेस्ड है। यानी एग्जाम में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सेम उसी टाइप का ये कलेक्शन लाया हूँ। और ये जो सेशन चला रही है, जैसे सीजीएल, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही, जेटेड और भी झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है। ठीक, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप इससे पहले अभी जो लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो चुका है, तो उनका प्रश्न पत्र आप देख सकते हो, तो आपको जरूर है कि क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक, और जेएसएससी सीजीएल के लिए तो ये वरदान है, ये रामबाण यानी आपको साबित होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसमें जो है ना सिलेक्टेड है। और आपको जिस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आप 100% 100 सेट आपको पढ़ना है। इसमें टोटल जो है ना 100 सेट पढ़ाएंगे। अगर आप इतना पढ़ ले तो झारखंड जीके से में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद आपको दूसरे यानी कि पेपर 2 उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा अलग से, और उसके बाद फिर लैंग्वेज पेपर पढ़ना होगा। आपको झारखंड जीके में दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो इसीलिए आप जरूर है इसको देखने के लिए, आपको जो प्रत्येक सेट को आपको देखने के लिए मात्र 10 मिनट का टाइम लगेगा। ज़्यादा आपको नहीं लग रहा है, 10 मिनट, तो आप 10 मिनट अपना भविष्य बनाने के लिए आप निकाल ही सकते हो। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं कि पहला प्रश्न बोला कि मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस तरह का ना दो टाइप का प्रश्न मिलेगा। एक पूछेगा व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, और दूसरा सामूहिक रूप से। ठीक, तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान देना कि इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, तो ऑप्शन देते हैं राज्यपाल, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक, तो ऑप्शन दे दिया हुआ है। तो मुख्यमंत्री याद रखना, व्यक्तिगत रूप से जब भी पूछेगा ना तो राज्यपाल होगा, और उसके बाद सामूहिक रूप से जब भी पूछेगा तो विधानसभा सभा। ठीक, एकदम रट लेना है। सामूहिक रूप से पूछेगा तो विधानसभा, और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल। आपको याद रखने का कैसे तरीका है, व्यक्तिगत मतलब एक व्यक्ति होना चाहिए, तो कौन होगा, वो राज्यपाल ही हो सकता है ना। उसके बाद सामूहिक रूप से यानी मिला जुला, तो विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीट है, तो 81 यानी सामूहिक रूप से हो गया। तो विधानसभा वो कहाँ का मेंबर रहता है, विधानसभा का। तो विधानसभा सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहता है, मुख्यमंत्री, तो विधानसभा। याद हो गया। तो इसका जो आंसर होगा ना, तो ये व्यक्तिगत रूप से पूछा गया तो राज्यपाल होगा। दूसरा प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा कि रांची जिले में ताना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ था। तो पहला तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ताना भगत पुनर्वास अधिनियम कहाँ पारित हुआ था, रांची जिले में। तो कब पारित हुआ, तो ऑप्शन दे दिया 1946, 1947, 1948, 1949। तो ताना भगत पुनर्वास अधिनियम जो है ना 1948 में पारित हुआ था, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी रहता है। अभी तुरंत बताएं इसके लिए सामूहिक बोल रहा है, यानी मिला जुला। ठीक, ऑप्शन दे दिया है राज्यपाल, विधानसभा, मुख्य सचिव, कैबिनेट सचिव। अब ध्यान से देखो कि राज्यपाल को एक आदमी है, मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को एक आदमी है, कैबिनेट सचिव को एक आदमी है। तो ये सारा एक एक यहाँ पूछा सामूहिक। तो सामूहिक में विधानसभा में कुल कितना मेंबर है, 81। तो यानी विधानसभा आंसर होगा। ठीक, याद रखना, इस तरह से तरीका है दिमाग लगाने, सोच के अगर आप जो है ना इस तरह से आप लिख सकते हो। ठीक, तो यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। चौथा प्रश्न है कि झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कितने जिलों के जो है ना झारखंड की मांग की गई थी। यानी झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक, तो पुनर्गठन आयोग से जो है ये कितने जिले का मांग करके झारखंड बनाना चाह रहा था। ठीक, ऑप्शन दे दिया है 12, 14, 16, 18। तो झारखंड पार्टी जो है मात्र 16 जिला मांगा था। ठीक, 16 जिला मांग के यानी झारखंड बनाना चाह रहा था। ठीक, लेकिन ध्यान देना, लेकिन जब झारखंड बना तो कब बना, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो उस समय इसको कितना जिला मिला झारखंड को जो बना, तो 18 जिला। ठीक, याद रहेगा। तो लेकिन झारखंड पार्टी कितना जिला मांगा था, तो 16 जिला। तो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि किस जिले का पुराना नाम पलाउन है। तो ऑप्शन दे दिया गुमला, गढ़वा, पलामू, चतरा। पलाउन, पलामू, यानी सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। पलामू का ही पुराना नाम पलाउन है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। छठा प्रश्न है कि सरायकेला स्वतंत्र राज्य का स्थापना किसने किया था। तो सरायकेला और खरसवा, ठीक ना, ये दोनों मिक्स है, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे तो ऑप्शन दे दिया है विक्रम सिंह, दलेल सिंह, अर्जुन सिंह, चेतन सिंह। तो सरायकेला स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था। तो सरायकेला रियासत का स्थापना जो है ना 1620 ईस्वी में हुआ है कुंवर विक्रम सिंह प्रथम, ये पूरा नाम याद रखना है। ठीक, कुंवर विक्रम सिंह प्रथम द्वारा। और खरसवा रियासत की स्थापना 1650 में हुआ था कुंवर पदम सिंह। कुंवर पदम सिंह, तो विक्रम सिंह, पदम सिंह। तो विक्रम सिंह प्रथम, क्योंकि हो सकता है प्रथम द्वितीय इस तरह का ऑप्शन में अगर दिया रहेगा तब कंफ्यूज नहीं करना है। तो सरायकेला का स्थापना जो है ना विक्रम सिंह प्रथम ने किया था कब, 1620 ईस्वी में, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ए नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न है कि किस मंदिर का पुराना नाम बैद्यनाथ मठ
है। यानी किसका नाम जो है ना, कौन सा मंदिर का नाम बैद्यनाथ मठ है। ऑप्शन देते पहाड़ी धाम, बैद्यनाथ धाम, जगन्नाथ धाम, मलूटी धाम। तो बैद्यनाथ धाम का ही पुराना नाम क्या है, बैद्यनाथ मठ। ये कहाँ है, देवघर में, देवघर में है। ठीक, तो सी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयपाल सिंह के नेतृत्व वाली जो है ना झारखंड पार्टी का कांग्रेस में किस वर्ष विलय हुआ था। ऑप्शन दे दिया है 1961, 1962, 1963, 1964। तो जयपाल सिंह जो था उसके नेतृत्व में झारखंड पार्टी का जो विलय कांग्रेस में जो हो गया था वो कब हुआ था। तो ऑप्शन के इसका आंसर जो होगा ना 1963 में हुआ था। यानी जयपाल सिंह के नेतृत्व में झारखंड पार्टी का जो विलय जो कांग्रेस में हो गया था 1963 में हुआ था। ठीक, सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नवा प्रश्न की झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय जब हुआ था, यानी कब हुआ था, 1963 में, अभी तुरंत पता है। उस समय बिहार का तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन था, तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन था। ऑप्शन दे दिया कृष्ण सिंह, विनोदानंद झा, दरोगा पासवान, जगन्नाथ मिश्रा। तो उस समय जो है ना तत्कालीन मुख्यमंत्री था विनोदानंद झा था, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 10वां प्रश्न कि झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर नकदी फसल उगाई जाती है। कितने लाख हेक्टेयर पर नकदी फसल उगाई जाती है। तो झारखंड में कुल जो भूमि है 78 लाख हेक्टेयर है। हेक्टेयर लगभग, उसमें से 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य है। 38 लाख हेक्टेयर याद रखना है कि कृषि योग्य है, ये याद हो गया। अब देखना, ध्यान देना कि बोल रहा है कि झारखंड में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर नकदी फसल। तो नकदी फसल किसको कहते हैं, नकदी फसल। तो नकदी फसल वैसे फसल को कहा जाता है, याद रखना कि जो कि जिससे जो है ना सीधा यानी उपज करके उसको सीधे मार्केट में बेच दिया जाता है। जैसे संतरा, जूट, कोको, गन्ना। यानी इससे क्या होता है, किसान को सीधे लाभ प्राप्त होता है। और आजकल जो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि नकदी फसल की होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पूंजी जो है ना फंसा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। तो वैसे फसल जिसको क्या मार्केट में सीधा उसको उपज करके, यानी उपज करके खेत से उसको डायरेक्ट क्या करता है मार्केट में बेच दिया जाता है, यानी उपभोक्ता तो डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुँचा दिया जाता है। वैसे खेती को क्या कहता है, नकदी खेती। ठीक ना, संतरा, जूट, कोको, गन्ना, ये सब जितना भी फसल हो गया, तंबाकू भी नकदी फसल के अंतर्गत ही आता है। तो ये सारा नकदी फसल हो गया। ठीक, तो हानि अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड में कितने यानी जो लाख हेक्टेयर पर जो है ना नकदी फसल होता है। तो मात्र 2 लाख हेक्टेयर पर, याद रखना बी नंबर से सही होगा कि 2 लाख हेक्टेयर पर नकदी फसल उगाई जाती है। ठीक, तो कुल कितना है 78 लाख हेक्टेयर लगभग, कि टोटल जो क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है ना हमारे यहाँ भूमि है। तो लगभग 78 मान के चला है, तो उसका 38 लाख हेक्टेयर जो कृषि योग्य भूमि है। ठीक, ये सारा पॉइंट्स याद हो गया। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि झारखंड में कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। तो झारखंड में जो ना मैक्सिमम जो है ना वो यानी कृषि पर ही निर्भर है। कृषि यानी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड में कृषि ही होती है, कृषि पर ही निर्भर है, किसान ज़्यादा है। ठीक, ऑप्शन देखते हैं, यानी 70%, 72%, 74%, 76%। ठीक, तो झारखंड में जो है टोटल 76% जनसंख्या जो है वो कृषि पर निर्भर है, यानी डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं कि छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है। ऑप्शन देते हैं विंध्य पठार, कैमूर पठार, प्रायद्वीपीय पठार, दक्कन पठार। तो छोटा नागपुर का जो पठार है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। तो प्रायद्वीपीय पठार किसको कहते हैं, ये भारत का नीचे का जो एरिया हो गया, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा हो गया। ठीक ना, इसी का यानी मान लो कि झारखंड का एरिया ये प्रायद्वीपीय पठार इसी का ही एक हिस्सा है। ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया, इधर वाला हिस्सा छोटा नागपुर का पठार। तो ये जो छोटा नागपुर पठार है प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है। ठीक, राज्य में कुल जल संसाधन कितने मिलियन घन मीटर अनुमानित है। कितने मिलियन घन मीटर अनुमानित है राज्य में जल संसाधन। तो जल संसाधन टोटल जो है ना ऑप्शन दे दिया है 25.785%, 28.781%, 30.120%,
32.415%। ठीक, तो कुल जल संसाधन का जो है ना 28.781% जो है ना वो इतना जो है जल संसाधन है। ठीक ना, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं 14 नंबर। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का किस भाग में स्थित है? ऑप्शन दे दिया है कि उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। ठीक, तो यानी 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 छोटा नागपुर का जो पठार है, बोल प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में? अब देख ध्यान देना, मैप के अकॉर्डिंग अगर जानेंगे तो तुरंत एकदम इजीली जान जाएंगे। ठीक, तो मैप से जानते हैं इसको कि किस एरिया में है। तो ये मान लेते कि भारत का मानचित्र है, नहीं तो ये प्रायद्वीपीय पठार इधर है, तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, और ये प्रायद्वीपीय पठार, ये एरिया जो हो गया यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार होते हैं, इस जगह छोटा नागपुर का पठार। तो ध्यान देना कि प्रायद्वीपीय पठार मेरा यहाँ है, यहाँ से हम ईस्ट वेस्ट लेते हैं, ये ईस्ट हो गया इधर, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये छोटा यानी नॉर्थ और ईस्ट के यानी कोना में है, नॉर्थ ईस्ट के, यानी नॉर्थ मतलब उत्तर, ईस्ट मतलब पूरब, तो उत्तर पूरब होगा आंसर, यानी बी नंबर आंसर सही होगा। समझ में आ गया होगा आपको कि ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया, यहाँ पे वेस्ट इसका ले लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ यानी चारों पोल ले लेते हैं, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब देखते हैं कि छोटा नागपुर का पठार यहाँ पे है क्योंकि झारखंड इधर है, और ये पूरा प्रायद्वीपीय का पठार है पूरा। ठीक, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है छोटा नागपुर का पठार, तो ये इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में आ गया था, यानी उत्तर पूरब, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग कि झारखंड में जो है ना किस नदी बेसिन का जल जो है ना सर्वाधिक प्रदूषित है, यानी सबसे प्रदूषित नदी कौन है झारखंड में? ऑप्शन दे दिया है स्वर्णरेखा, बराकर, दामोदर, शंख। ठीक, तो झारखंड में जो सबसे प्रदूषित नदी जो है ना दामोदर नदी है। इसका जो झारखंड में कुल क्षेत्रफल जो है 290 किलोमीटर है, टोटल क्षेत्रफल यानी 190 किलोमीटर है। तो यानी दामोदर जो है सबसे प्रदूषित है, झारखंड की सबसे लंबी नदी भी यही है, झारखंड की सबसे बड़ी नदी भी यही है। अगला लेते हैं प्रश्न, छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें कैसी है? ऑप्शन दे दिया है रेतीली, क्रिस्टलीय, कयांतरित, बी और सी दोनों। छोटा नागपुर का जो पठार का जो चट्टान है वो बोला जा रहा है कि कैसी है। ठीक, तो याद रखना कि क्रिस्टलीय है, छोटा नागपुर पठार का जो चट्टान है वो क्रिस्टलीय है, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर छोटा नागपुर का पठार की रचना किस प्रकार की चट्टान से हुई है? ऑप्शन दे दिया है, चट्टान ध्यान देना क्रिस्टलीय है लेकिन बोल रहे निर्माण किस चट्टान से हुआ, तो ऑप्शन दे दिया है क्रिस्टलीय चट्टान, ये तो नहीं होगा, निर्माण पूछा जा रहा है। निर्माण रचना किससे हुई है? रेतीली चट्टान, लावा चट्टान, ए और बी दोनों, तो आंसर हो जाएगा लावा चट्टान। याद रखना कि लावा चट्टान से निर्माण हुआ है छोटा नागपुर के पठार का, और छोटा नागपुर के पठार की चट्टान किस प्रकार के थे? क्रिस्टलीय है, ये दोनों पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आता है 18वां प्रश्न कि वे कौन सी भूमि है जो सीएनटी एक्ट में परिवार के नर वारिस ना होने पर, है ना, वो कौन सी ऐसी भूमि है जो कि सीएनटी एक्ट में से कहा गया है कि अगर परिवार में नर वारिस नहीं होगा तो रैयत के मरने के बाद भूस्वामी को वापस मिल जाती है, जो भूस्वामी है उसको वापस मिल जाती है। ठीक, ऑप्शन दे दिया रैयत भूधृति, बंजर भूधृति, बतलैन भूधृति, पुनःग्राह भूधृति। तो पुनःग्राह भूधृति जमीन जो है ना वो पुनः वापस मिल जाता है भूस्वामी को अगर रैयत का नर वारिस ना हो तो। ठीक, इसीलिए डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 1900 प्रश्न, सीएनटी एक्ट में वह भूमि जो स्थानीय रूप से बहवाला खंडवत थी, यानी जो पहले क्या था वो बहवाला या फिर खंडवत थी, खंड था मतलब कि उसमें कुछ उपज नहीं हो रहा था, जिसे धान की खेती के लिए चौरस क्या गया, फिर बाद में उसको चौरस क्या हो गया धान खेती करने के लिए, वैसा बोल रहा है भूमि क्या कहलाता है? ऑप्शन दे दिया कोरकर, खुटकट्टीदार, मानकी, भुजरी। तो ध्यान देना खुटकट्टीदार कल बताया था इसके बारे में, तो कि खुटकट्टीदार भूमि किसको कहते हैं कि जिसमें कि खूट वाला जमीन हो, यानी जंगल हो, उसको यानी कोड़ काट करके यानी उसमें खेती योग्य बनाया गया तो उसको खुटकट्टीदार कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोड़ कर चौरस किया गया है ना धान की खेती के लिए, यानी पहले वो क्या था खंडवत जमीन था उसको यानी धान की खेती के लिए चौरस किया गया तो उसको कोड़कर भूमि कहते हैं, यानी ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये अंतिम इस सेट का अंतिम प्रश्न को। तो ऑप्शन क्वेश्चन कह रहा है कि 1798 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में
किया गया बंदोबस्त को क्या कहलाता है? ऑप्शन में महालवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, इनमें से कोई नहीं। तो 1798 ईस्वी में जो किया गया था बंगाल बिहार उड़ीसा में, यह स्थायी बंदोबस्त कहलाता है, ठीक ना, यानी बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग फिर से नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा के हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।